नमस्कार साथियों, आज इसमें हम लोग विज्ञान से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप साथी रेलवेज़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहना। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न पूछ रखा है साथी इनमें से कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो आप सभी क्लास 9 या 10th में पढ़े होंगे साथी हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में। तो उसमें क्या क्या आता था, प्रोटियम आता था, ड्यूटेरियम आता था और साथ ही ट्रिटियम आता था। यानी कि आपके जो इसमें तीनों ABC ऑप्शन में दे रहे हैं, ये तीनों आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयुक्त के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। जो साथी फसल में लगने मतलब फसल संयंत्र में लगने वाला रोग है, जिसको आप कवक रोग के नाम से जानते हो, वो क्या इनमें से आलू की पत्तियों का मुड़ना है, या फिर कपास की विल्ट है, या फिर चावल में तुषार, या फिर साथियों आलू में भूरी जो सड़ांध होती है वो है। तो आप सभी को पता होगा साथी, जो कवक रोग इनमें फसल संयंत्र से लगने वाला है वो कपास का बिल्ट है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। ये आपसे कह रखा है परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। क्या साथी ईंधन बनाने में, या फिर बिजली बनाने में, या फिर ताप पैदा करने में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। अगर बात करें साथी जो परमाणु का विखंडन प्रक्रिया के दौरान उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका जो प्रयोग प्रयोग है साथी वो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। साथ ही दिए गए ऑप्शन में से गैसों के प्रसरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्या साथी खाने की सुगंध, या फिर अगरबत्ती की खुशबू, या फिर इत्र की महक, या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा साथी, अगर बात करें गैसों के प्रसरण के बारे में, तो खाने की सुगंध भी उसका उदाहरण है, अगरबत्ती की खुशबू भी उसका उदाहरण है, और इत्र की महक भी उसका उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन से सभी इसके करेक्ट आंसर है, जो इसकी ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है निम्न में से सबसे अधिक ताप किसका है। क्या साथी बर्फ में सबसे अधिक ताप होता है, या फिर उबलते पानी में, या फिर भाप में। अगर अधिक ताप की बात करें तो भाप में साथी इन दिए गए ऑप्शंस के कंपेयर सबसे ज्यादा ताप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। क्या कह रखा है इनमें से कौन साथी ऐसा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं। क्या टाइफाइड है, या फिर हैजा है, या फिर पोलियो है, या फिर साथी खसरा है। तो बात करें जो महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है साथी, वो आपका हैजा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से ग्राफेन के बारे में क्या सही नहीं कह रहा है। तो बात करेंगे ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन दे रखा है साथी कार्बन के एलोट्रोप हैं। दैट मीन ये जो ग्राफेन है ये कार्बन का एलोट्रोप है, या फिर साथ ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, या फिर परमाणु जाली के रूप में होता है, या फिर हनी क्रोम स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो बात करें साथ ही जो ग्राफेन है इसके बारे में जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में कार्बन के एलोट्रोप, ये भी है जो साथ ही कार्बन का एलोटोप ट्रोप होता है, इसके नाम से भी ग्राफेन को आप जानते हो। परमाणु जाली के रूप में भी इसको आप जानते हो। और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है इसका साथ ही, और आपका ये 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसके संबंध में गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 8। ये कह रखा है रेजिन क्या है। आप सभी जानते होंगे साथी रेजिन क्या है। क्या एक प्रकार का बहुलक है यानी पॉलीमर है, या फिर वायरस है, या फिर साथी मालवेयर है, या फिर ये आपका सर्च इंजन है। तो जो रेजिन होता है, जो साथी आपका रेजिन होता है, एक प्रकार का मालवेयर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है लीफ आई के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है। दैट मीन लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है। कथन की बात करें, पहला दे रखा है यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, और दूसरा दे रखा है यह एक वायर कनेक्शन है। तीसरा दे रखा है साथ ही ये वीडियो क्लॉनिकल संचार पर आधारित है। चौथा दे रखा है रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो दिए गए ऑप्शन में से साथी इसके लिए जो कथन गलत दे रखा है लिफाई के लिए, उसको ही आपको पहचान करनी है। तो कौन सा कथन गलत है साथी, ए एक प्रकार का वायर कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आपसे पूछ रखा है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का साथी एक हिस्सा भी है। क्या क्रोमोसोम्स एक है, या फिर
क्रोमोसोम 2 है या फिर क्रोमोसोम 3 है या फिर साथ ही क्रोमोसोम आपका 4 है। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता होगा साथी, जो सबसे बड़ा अणु है वो दिए गए ऑप्शंस में से आपका साथी आपका क्रोमोसोम 1 है, दैट मीन क्रोमोसोम 1 है। तो गुणसूत्र 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। पहले प्रकाश की गति को साथी ओलॉस रोमन ने नापा था, जिनका नाम ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। जो गिरगिट होता है वो रंग क्यों बदलता है। तो साथी वो जो गिरगिट होता है वो गर्मी प्रबंधन के लिए अपना रंग बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, गर्मी संबंधित जो प्रबंधन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही के इकाई को किस चीज को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या इलेक्ट्रिक, ध्वनि माप, तापमान, या फिर साथ ही आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते होंगे साथ ही तापमान को केल्विन में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आपसे कह रखा है, विटामिन बी ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से साथ ही दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बीमारी होती है। रिकेट्स का नाम दे रखा है, रतौंधी दे रखा है, रक्त अलाप दे रखा है, दैट मीन साथ ही रक्त अल्पता दे रखा है, और बेरी बेरी दे रखा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथ ही विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, राइनो वायरस डैश 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 की वजह से बनता है। जो राइनो वायरस है साथी ये किसकी वजह से बनता है। क्या आम जुखाम की वजह से, सिर दर्द, या फिर कफ, या फिर घुटनों में दर्द के कारण। तो बात करें साथी राइनो वायरस की, तो आप सभी को पता होगा ये आपका आम जुखाम के कारण बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपसे कह रखा है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। सॉरी, नेबुला के रूप में जाना जाता है। तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो साथी आप सभी को पता होगा मेसियर 16 को। तो मेसियर 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 ये कह रखा है, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दो जो साथी रक्त शरीर में आपका ऑक्सीजन होता है, दैट मीन कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कितना। क्या साथी 20%, या फिर 50%, या फिर 75, या फिर 35। तो कुल मिलाकर साथी 20% इस्तेमाल मस्तिष्क करता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। काफी आसान मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। तो अगर बात करें मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की, तो साथी आपका स्टेपिज है। स्टेपिज आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 19। ये कह रखा है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे कौन से टिश्यूज है साथी दो जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो आप सभी को पता होगा नाखून और कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आप सभी को पता है साथी, आंखों के रंग मतलब जो कलर का रंग का निर्धारण आंख में होता है, मतलब जिससे आप देख पाते हो, कलर में भिन्नता पाते हो, वो आयरिस की वजह से होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। पदार्थ को बनाने वाले कण को हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी को पता होगा परमाणु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, पदार्थों के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। जो साथी कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है। क्या साथी वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, व फिर वे एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, या फिर वो बहुत छोटे होते हैं, या इनमें से सभी। तो साथ ही अगर बात करें पदार्थ के कणों के रूप में, तो ये सारी डेफिनेशन आपको करेक्ट दे रखी है, दैट मीन सब कुछ इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण नहीं मतलब गुण है। सॉलिड का गुण इनमें से कौन सा है। क्या साथी ऑप्शन ए संकुचित किया जा सकता है। तो ठोस को कभी संकुचित नहीं किया जा सकता। निश्चित आकार होता है, बिल्कुल साथी निश्चित आकार होता है ठोस का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है। क्या साथी ठोस का अपघटन जगह लेता है, या फिर साथी अशुद्धियां हट जाती है, या फिर ठोस चार्ज हो जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा, अगर बात करें हम जो शुष्कता है उसके वाष्पीकरण की तुलना में जो साथी क्रिस्टलीकरण होता है, उसके लिए जो बेहतर इनमें से तकनीक क्यों है, मतलब इससे बेहतर तकनीक वाष्पीकरण की तुलना में जो क्रिस्टलीकरण तकनीक है ये बेहतर क्यों है। तो साथ ही साफ साफ उसमें आप सभी को पता होगा, उसमें अशुद्धियां जो है उनकी हट जाती है। अशुद्धियां हटने के कारण उनसे बेटर है, जबकि उसमें अशुद्धि पाई जाती है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल जो होता है उसको मिश्रण से अलग किया जाता है? क्या बर्नर के द्वारा, या फिर बीकर के द्वारा, या फिर साथी आपका जो आशवन फ्लास्क होता है उसके द्वारा, फिर अलग क्विप के द्वारा? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो आपका अमिश्रणीय तरल होता है उसका जो मिश्रण होता है उसको अलग करने के लिए हम लोग प्रयोग साथी अलग क्विप का करते हैं। दैट मीन जिसको सेपरेटिंग फ्यूनल कहते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये आपसे पूछ रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल का जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन वह कौन सी मतलब प्रक्रिया है साथी जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है? क्या वाष्पीकरण है, या फिर वाष्पीकरण की अवक्त गर्मी है, या फिर पिघलना, या फिर संघनन? तो आप सभी को पता होगा साथी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने साथी क्लास 12 में पढ़े होगी ये चीज केमिस्ट्री में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की जो आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे जो प्रक्रिया होती है साथी उसको हम लोग वाष्पीकरण की अवयव गर्मी के नाम से जानते हैं। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? दैट मीन डिफ्यूजन की अवस्था इनमें से कौन सी है? क्या तरल पदार्थ में धीमा, या फिर गैसों में सबसे तेज, या फिर कणों की गति के आधार पर, या फिर इनमें से सभी? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो डिफ्यूजन की अवस्था है ये आपकी तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 28। ये आपसे कह रखा है, किस तकनीक में से समुद्र के पानी को नमक प्राप्त किया जाता है? जो समुद्र का पानी है साथी उससे नमक किस तकनीक से प्राप्त होता है? क्या साथी फिल्ट्रेशन के, या फिर डिस्टिलेशन के, या फिर इवोपोर्शन के, या फिर आपके क्रोमेटोग्राफी से? तो आप सभी को पता होगा साथी किसके जरिए प्राप्त किया जाता है ये आपका वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, तकनीक का नाम बताएं जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद रहती है। तो साथी उस तकनीक का नाम क्या है? तो उस तकनीक का नाम क्या है साथी? उस तकनीक का नाम क्रेमेटोग्राफी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, तरल पदार्थ में प्रसारण का एक उदाहरण है। तरल पदार्थ में प्रसारण का एक उदाहरण क्या है? तो साथी पानी में स्थायी स्याही को फैलाना इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।